हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रूसी क्रांति के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था। तो ये आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी यूरोप में समाजवाद और इसके साथ साथ रूसी क्रांति के बारे में। ये क्लास जो है, इसका जो मटेरियल मैंने इकट्ठा किया वो एनसीईआरटी की क्लास से कलेक्ट किया है और ये आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का सेकंड चैप्टर है, जिसको हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये क्लास आपके ये जो रूसी क्रांति है ये आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन की गई है। फिर चाहे आप चंडीगढ़ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी का भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। बहुत डिटेल से मैंने इसको लिखा है, शायद आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इस क्लास में से रह जाए। ठीक है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आपको पता है इससे पहले मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद पूरा का जो पूरा यूरोप है वो समाजवाद की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा ही रूस में भी देखा गया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूरोप का ही हिस्सा था। जैसे 1789 की क्रांति में समानता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कही गई थी। तो उसके बाद यूरोप के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर कहीं ना कहीं ये विचारधारा जो है वो आगे बढ़ने लगी। सभी लोग किसकी तरफ काम करने लगे? समानता की तरफ, स्वतंत्रता और बंधुता की तरफ। साथ साथ समाजवाद जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। जो ये समाजवाद की शुरुआत है ये कहाँ से होती है आपके? ये वैसे रशिया की ही देन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आज आपकी बहुत बड़ी जो दो नेशंस है, एक अमेरिका और एक रशिया। आपको पता है अमेरिका पूंजीवाद की तरफ है और उसके साथ साथ रशिया जो है वो समाजवाद की तरफ है। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो जो 1789 है इसके बाद में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना बढ़ने लगी थी और इसके बाद तीन विचारधाराएं जो है वो सामने उभर कर आई। ठीक है, तो यूरोप में आपको तीन विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। इसमें से एक थे लिबरल्स यानी कि उदारवादी। ठीक है, लिबरल्स के बाद में थे रेडिकल। रेडिकल वो होते थे जो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी क्या चाहते थे? सुधार चाहते थे। ऐसे ही तीसरे नंबर पर आते थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो कि जैसे पहले थे, जैसे उनकी सोच पहले थी, वो चाहते थे कि कोई भी किसी भी तरीके का चेंज ना आए। तो इनके तीन विचारधाराओं में ये समाज जो है वो बंटने लगा था। तो यहाँ पर ये जो तीनों है ये क्या चाहेंगे? अपने तरीके से अलग अलग रूप से चेंज चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बिल्कुल खुले विचारों के थे, ओपन माइंडेड थे। इसके बाद जैसे रेडिकल्स थे जो बहुत जल्दी चेंज चाहते थे, बिल्कुल एज एट प्रेजेंट जैसे हैं उसी टाइम में चेंज कर दिया जाए। रूढ़िवादी वो थे जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये तीन विचारधाराएं जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद में उभर कर सामने आने लगी थी। तो इनके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बस थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि जब हम इसको पढ़े तब आप इसको डिटेल से जान सके। ठीक है, इसको मैं बताऊंगी कि उदारवादी, रेडिकल और कंजर्वेटिव क्या क्या सोचते थे, उनकी क्या क्या मतलब एक तरीके से सोच थी। इसके बाद जैसे 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 ये समाज आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे क्या होने लगे, वहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित होने लगी, सोशल चेंज आने लगे। जैसे इंडस्ट्रीज स्थापित होंगी तो लोग क्या करने लगे? गांव से शहरों की तरफ निवास करने लगे। आप आज भी देखते होंगे आज लोग क्या कर रहे हैं? गांव को छोड़कर शहरों की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो उस समय में रशिया में भी क्या हुआ? जो औद्योगिक क्षेत्र थे वहां पर लोग ज्यादा जाने लगे। अब जहां ये लोग शहरों की तरफ जाएंगे तो वहां पर भीड़ हो जाएगी और वहां पर रेलवे का विस्तार होने लगा। जब रेलवे का विस्तार होगा तो ये अपने सामान को दूर दराज तक भेज सकेंगे, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शहरों की तरफ आ जाएंगे। कारखानों में काम करते थे, काम का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज्यादा था, 15 आवर्स तक इनको क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। तो ऐसे ये क्या होने लगा? बहुत जल्दी चेंज होने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये चेंज हो रहे थे तो उस समय में फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, लेकिन शहर जो है वो पूरे खचाखच इन लोगों से भर गए। तब जब यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं थी तो उस टाइम पीरियड पर क्या होता है? तो ये जो मजदूर है वो सब क्या होने लगे? कहीं ना कहीं उनका हेल्थ इशू आएगा, उनको रहने के लिए स्थान भी नहीं मिलता था। वो मतलब एक तरीके से डॉर्मेटरीज बनाई गई थी जहां पर ये लोग क्या करते थे? सोते थे। ठीक है, तो वहां पर जैसे टाइम पीरियड अपना टाइम सेट कर करके सोया करते थे, सोने के लिए भी इन्हें जगह नहीं मिलती थी। तो जो रेडिकल्स थे और इसके साथ साथ जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे? कि इनकी समस्याओं का कहीं ना कहीं सुधार हो। तो ये चाहते थे कि जो मजदूर हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, नागरिक पढ़े लिखे हो, गरीबों को रोजगार मिले, जो टाइम पीरियड है इनके काम करने का वो भी क्या होना चाहिए? एक लिमिटेड होना चाहिए।
तो ऐसे बहुत सारे जो परिवर्तन है वो इस टाइम पीरियड पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्त्री उदारवादी और रेडिकल समूह और पार्टी के इर्द गिर्द गोलबंद। ठीक है, तो इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ये सारा डिटेल से पढ़ा देती हूँ, इसके बाद का फिर हम बाद में एक्सप्लेन करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको बताया है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना क्या होने लगी, बढ़ने लगी थी। यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में क्या दौड़ पड़ी, क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। ठीक है, लेकिन यूरोप के सभी लोग जो थे वो इस पक्ष में नहीं थे, तभी ये क्या किस में डिवाइड थे, अलग अलग विचारधाराओं में डिवाइडेड थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कुछ विचारधाराएं उभरकर सामने आई है, जिसमें से रूढ़िवादी है, उदारवादी है और परिवर्तनवादी है। तो अब ये रूढ़िवादी क्या चाहते थे, उदारवादी क्या चाहते थे और परिवर्तनवादी क्या चाहते थे, ये तीनों ही अपने तरीके से काम करवाना चाहते थे। जिसमें से उदारवादी की अगर हम बात करते हैं, समाज परिवर्तन के समर्थकों का समूह, यानी कि ये क्या चाहते थे कि समाज में क्या हो, बहुत जल्दी चेंज आ जाए, मतलब परिवर्तन आए। तो ये क्या थे, लिबरल्स थे, बहुत जल्दी वाले नहीं है ये, मतलब ये चाहते थे कि समाज क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। और जितने भी रिलीजियन है वो सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सबको इक्वली सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर जो ये लिबरल्स लोग थे वो कौन थे, जो थर्ड कैटेगरीज के लोग थे, जो थोड़े रिच थे। मैंने आपको बताया था फ्रांस है, फ्रांस में 3 कैटेगरीज में लोग डिवाइडेड थे, पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले। तीसरे वाले में भी जो लोग थे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थे। तो मैंने आपको बताया था जो ये थर्ड पार्ट था इसमें भी लोग कहीं ना कहीं डिवाइड थे। इसमें कौन सी कैटेगरी थी, इसमें भी रिच, पुअर और मिडिल क्लास के लोग थे। तो ये उदारवादी लोग जो है, ये थर्ड क्लास की जो रिच कैटेगरी के लोग थे, जिसमें बिजनेसमैन आते थे, ऑफिसर्स आते थे, लॉयर्स आते थे, वो सब क्या बन गए, लिबरल्स बन गए, जो आजाद ख्यालों के लोग थे। ठीक है, और ये बराबरी का हक चाहते थे। ये क्या चाहते थे कि जो भी राजा बनता है वो कैसे होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन के थ्रू इसका गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये इनकी एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो सामने आई। ये क्या चाहते थे कि वोटिंग राइट जो है ये सबको नहीं मिलना चाहिए, वोटिंग राइट सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, थोड़े से नैरो माइंडेड हो गए। वंश आधारित शासकों के क्या थे, विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि राजा का बेटा ही आगे जाकर राजा बने। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इनका सही फिट नहीं बैठेगा, तो इसलिए इनकी बातें जो है बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगी। तो ये लिबरल्स में कुछ ना कुछ खामियां थी, ऐसे ही रेडिकल्स में भी मिलेंगी, कंजर्वेटिव में भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये कौन थे, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं उदारवादी विचारधारा के लोग, यानी कि यहाँ पर ये हमने पढ़े लिबरल्स विचारधारा के लोग हैं। रेडिकल हम आगे पढ़ेंगे कौन है, लिबरल्स है। ठीक है, लिबरल्स होते हैं जो उदारवादी होते हैं। आई होप आपको लिबरल्स के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड जो विचारधारा के लोग थे वो कहीं ना कहीं रेडिकल्स थे। ये तुरंत परिवर्तन लाने वाले थे। ये इक्वली वोटिंग राइट्स के पक्षधर थे और महिलाओं के वोटिंग राइट्स की भी बात करते थे। लेकिन इनकी भी एक कमी थी कि तुरंत चेंज चाहते थे, क्योंकि चेंज जो है वो समाज में धीरे धीरे आता है, बहुत जल्दी और बहुत फास्ट कोई भी चीज नहीं बदलती है। तो रेडिकल्स बहुत जल्दी ही चेंज चाहते थे, लेकिन ये किसकी बात करते, इक्वल वोटिंग राइट की बात करते थे, महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे, उनके वोटिंग राइट्स की बात करते थे। इसके साथ साथ ये भी जो निजी संपत्ति है उसके विरोधी नहीं थे। और किसके विरुद्ध थे, ये जो बड़े जमींदार हैं उनके खिलाफ थे। ये कुछ लोगों ये नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के पास ही जो प्रॉपर्टी है उसका संकेंद्रण हो, यानी कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सभी के पास इक्वली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी को हम उन लोगों में काउंट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं राजा की फैमिली से रिलेटेड थे, जो बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहते थे, जो चाहते थे कि जिस तरीके से शासन चलता आ रहा है उसी तरीके से चलता रहे। तो रूढ़िवादी की अगर हम बात करते हैं तो रूढ़िवादी रेडिकल और उदारवादी दोनों के क्या था, खिलाफ था। परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी में भी क्या आ गया, बदलाव आ गया। अब रूढ़िवादी भी थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से चेंज नहीं होंगे। ये अपनी विचारधारा जो है ये क्या कहेंगे कि चेंज ले आइए आप, बट बहुत धीरे धीरे चेंज लेकर आइए। ठीक है, और जो पुराने अपना जो पास्ट है उसको भी मत भूलिए, जो आपके राजा है महाराजा है उनकी इज्जत कीजिए। इस तरह की किनकी विचारधाराएं थी। तो उदारवाद 19वीं सदी तक रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन और विचारों का विरोध नहीं करते थे। ये जो रूढ़िवादी है ये केवल 18वीं सदी तक ही बहुत स्ट्रिक्ट थे चेंज के लिए, लेकिन 19वीं सदी आते आते ये क्या हो गए,
थोड़े से टाइम को देखकर चेंज हो गए थे। इनका मानना था कि परिवर्तन कैसे होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, परंतु हमें क्या करना चाहिए, अतीत का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अर्थात अतीत को पूरी तरीके से ठुकराना नहीं चाहिए। अपने जो भी कल्चर है, जो भी मतलब राजा का कल्चर था, उन सबको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये कौन मानते थे यहाँ पर, कंजर्वेटिव मानते थे। ठीक है, कंजर्वेटिव्स मानते थे, यानी कि जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं। तो इस प्रकार से जो समाज है वो 3 विचारधाराओं में डिवाइडेड हो गया। आई होप यहाँ तक के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नए शहरों के बसने से औद्योगिक क्षेत्र क्या हो रहे थे, विकसित हो रहे थे। रेलवे का भी क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। मैंने आपको बताया जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अब फैक्ट्रीज की तरफ मूव करने लगेंगे, शहरों की तरफ जाने लगेंगे, काम की तलाश में कारखानों की तरफ चल पड़ेंगे। तो नए शहरों के बसने से औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे और रेलवे का क्या हो रहा था, इस टाइम पीरियड तक विस्तार हो रहा था। औरत, आदमी और बच्चे कारखाने में काम में ला दिए गए थे। काम इनको लगभग 15 आवर्स तक इन्हें काम करना पड़ता था, वहां पर फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। शहर तेजी से बसते चले जा रहे थे और फैलते चले जा रहे थे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये शहर पूरे खचाखच लोगों से भर गए, बीमारियां पैदा होने लगी, इनको रहने के लिए, सोने के लिए स्थान नहीं मिलता था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही क्या चाहते थे, इनकी समस्याओं का कहीं ना कहीं हल खोजा जाए। तो ये चाहते थे कि जो मजदूर है, मजदूर वर्ग कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, नागरिक जो है वो कैसे होने चाहिए, पढ़े लिखे हो, और गरीबों को क्या मिल सके, यहाँ पर रोजगार मिल सके, उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी पुरुष, स्त्री, उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टीज के इर्द गिर्द क्या हो गया, गोलबंद हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि 19वीं सदी का जो शुरुआती दशक थे उसमें समाज जो है वो किसकी तरफ जाने लगा, परिवर्तन की तरफ। और कामकाजी पुरुष, स्त्री जो थे वो उदारवादी और रेडिकल समूहों के चारों तरफ गोलबंद हो गए, यानी कि उनसे कहीं ना कहीं जुड़ गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1815 में राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों का क्या हो सके, सम्मान हो सके। तो 1815 का टाइम पीरियड आते आते यहाँ पर सब ये सभी अब जो मजदूर वर्ग थे, जो स्त्रियां थी, जो बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ने लगे, जो ये रेडिकल्स वाले लोग थे, साथ साथ उदारवादी थे, इनको क्या मिल गया, साथ मिल गया। अब ये सभी मिलकर क्या चाहेंगे कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाए जहां पर नागरिकों का क्या हो सके, सम्मान हो सके। ठीक है, इसके बाद 1815 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, समाजवाद का उदय हो जाएगा। आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और आपको बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम, और इसको सुनने के बाद अगर आपका मन करता है ना एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैंने सारी मेंशन कर दी है, जितनी रूसी क्रांति आपके सिलेबस में दी गई है सारी यहाँ पर मैंने इसको मेंशन करके लिखा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अब 1815 का टाइम पीरियड था, 1815 के टाइम पीरियड तक आते आते समाजवाद का उदय कैसे होता है। तो यहाँ पर समाजवाद का उदय में कहा गया जो संपत्ति है उस पर किसी का भी स्वामित्व ना हो, निजी स्वामित्व ना हो, यानी कि जो जैसे फैक्ट्री मालिक होगा तो उसका वहां पर निजी स्वामित्व होगा, लेकिन ये क्या चाहते थे कि सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। तो कार्ल मार्क्स जो थे 1818 से 1882 तक रहे, ये क्या चाहते थे, ये क्या कहते थे कि जो औद्योगिक समाज है वो कैसा है, पूंजीवादी है, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सब क्या है, पूंजीवादी शासन की है। अब जिसकी भी फैक्ट्री होगी वो अपने मुनाफे को देखेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करवाएगा। तो यहाँ पर इनको ये कुछ खामियां दिखाई देती थी। तो इनका क्या विचार था कि औद्योगिक समाज जो है वो कैसा है, पूंजीवादी है, फैक्ट्रीज पर भी पूंजीवादी शासन है, जब तक निजी पूंजीवाद संपत्ति का संचय करके मजदूरों को पूंजीवाद और निजी शासन उखाड़ फेंकना होगा। अब जो यहाँ पर कार्ल मार्क्स थे क्या कहते थे कि जो भी ये जो पूंजीवाद व्यवस्था है, मजदूरों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे होकर इनका जो निजी शासन है, यानी कि अकेले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं और इसके साथ साथ मजदूरों को परेशानी क्रिएट हो रही है, उन सबको क्या करना होगा, सभी मजदूरों को इकट्ठे होकर इनके शासन को उखाड़ फेंकना होगा, जिससे कि सारी संपत्ति पर क्या ना हो, केवल एक ही व्यक्ति का नियंत्रण ना हो, सारी संपत्ति पूरे समाज की संपत्ति होगी। ठीक है, तो इन्हें ही क्या नाम दिया गया, कम्युनिस्ट का यानी कि समाजवाद का नाम दिया गया। तो यही क्या था, इनका समाजवाद था।
यानी कि इसमें लोग क्या करेंगे, जितने भी मजदूर हैं वो सब क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर जो भी पूंजी, जो जिसका भी किसी भी चीज पर निजी शासन होगा उसे उखाड़ फेंकेंगे और इस पर समाज का नियंत्रण हो जाएगा, जो भविष्य में जैसे इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, कम्युनिस्ट का नाम दिया, यानी कि समाजवाद का नाम दिया। अब यहाँ पर समाजवाद के लिए समर्थन किस किसने किया है, जैसे अब पूरा यूरोप था, यूरोप के साथ साथ दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां पर भी क्या हो रहा था, समाजवाद का समर्थन किया जा रहा था। इसको हमारा इतना ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा मेंशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे रूसी साम्राज्य 1914 के बारे में। ठीक है, तो यहां पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूसी साम्राज्य 1914। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था, यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था जार निकोलस सेकंड। ठीक है, तो यहाँ का जो राजा है उसका नाम क्या है, जार निकोलस सेकंड है। इसको टी सार भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको टी सार लिखा जाता है, और वैसे अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको जार के नाम से लिखा जाता है। तो जार निकोलस सेकंड का यहाँ पर 1914 के आसपास शासन रहा था, और ये जो पूरी की पूरी घटनाएं रहेंगी 1905 से 1914 के आसपास देखने को मिलेंगी। इसका जो राजमहल था इसके राजमहल का नाम था विंटर पैलेस। अब ये जितनी भी पूरी घटनाएं हैं ये कहां से कहां तक देखने को मिलेंगी, 1905 से 1914 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। आज जैसे देखते हैं आप, हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया में जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तब हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता था, यानी खेती की जाती थी। आज भी बहुत सारे लोग खेती करते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पर यहाँ पर रशिया भी जो है 85% लोग जो है रशिया के वो क्या करते थे, खेती करते थे, और यहीं से अपने सामान का एक्सपोर्ट क्या करते थे, खेती के जितने भी सामान होते थे उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। और यूरोप के किसी भी देश में इतनी खेती नहीं की जाती थी जितनी की रशिया में होती थी। जैसे जर्मनी है और दूसरे देश थे जैसे यूरोपियन कंट्रीज थी, वहां पर इतनी ज्यादा खेती नहीं होती थी जितनी की रशिया में होती थी। रशिया में 85% लोग क्या करते, खेती करते थे। अब यहां से कुछ लोग क्या होंगे, अभी मैंने आपको ऊपर पॉइंट भी बताया था, कुछ लोग क्या करेंगे, शहरों की तरफ जाने लगेंगे क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री स्थापित हो जाएंगी शहरों में। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं, रूस में जैसे सभी धर्मों के लोग रहते थे, और ये जैसे पूरा रशिया है तो रशिया के दो शहर जो है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, ये औद्योगिक शहर कहे जाते थे, इंडस्ट्रियल सिटीज थी। और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है 1890 के बाद में शुरू हुआ, जब यहाँ पर रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, जिससे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आसान हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है, मैंने बताया था कि ये लोग जो थे 85% तक कृषि करते थे। जैसे इंडस्ट्रीज स्थापित होंगी तो ये क्या करेंगे, शहरों की तरफ जाने लगेंगे, अब ये इंडस्ट्रीज में काम करने लगेंगे। 1914 आते आते ये 31% फीमेल जो है वो भी इंडस्ट्रीज में काम करने लगेंगी। तो यहाँ पर देखो कितना चेंज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये मान लो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। ये भी इनके भी एक स्तर होते थे कि ये इतने वेजेस वाला मजदूर है, ये इतने वेजेस वाला मजदूर है। वैसे ही आपको किसानों के भी उसमें देखने को मिलेगा, किसान भी कुछ ऐसे किसान थे जो बहुत ज्यादा अमीर थे, कुछ किसान ऐसे थे जो लैंडलेस थे। तो ये आपस में ही कहीं ना कहीं क्या थे, डिवाइडेड भी थे। लेकिन जब इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी तब ये एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते थे। और इनकी क्या थी, जैसे अभी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो इनको 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, इनकी वेजेस तय थी। कारखानों के मजदूरों को 10 से 12 घंटे काम करना होता था। मजदूरों को रहने के लिए डॉर्मेट्री दी गई थी, डॉर्मेट्रीज में भी ये पालियों में सोया करते थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर क्या थे, बटे हुए थे। इसमें से कुछ मजदूर ऐसे थे जिनको मेटल वर्कर्स के नाम से जाना जाता था, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड मजदूर होते थे, जिनको मतलब बाकी मजदूरों से ज्यादा अच्छा काम करना आता था, तो इनकी वेजेस भी क्या थी, उनसे ज्यादा थी। तो यहाँ पर मजदूर वर्ग भी जो है कहीं ना कहीं डिवाइडेड है, पर काम करने पर क्या हो जाते, ये इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे ही 1902 में धातु उद्योग में इन्होंने क्या कर दी, हड़तालें कर दी। और ये क्या करते, 1905 का टाइम आते आते ये जमींदारों की क्या करने लगे, हत्याएं करने लगे। जैसे जो भी इन्हें परेशान करता तो क्या कर देते, उनकी हत्या कर देते। तो ये बिल्कुल आम बात हो गई थी, बड़े बड़े जमींदारों की हत्याएं करना। ठीक है, इसके बाद 1914 में सबसे पहले रूस में राजनीतिक पार्टी क्या थी, गैर कानूनी थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पॉलिटिशियन जो पार्टीज बनाते थे, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का शासन था और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई और शासन करे, इसलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज का गठन किया जाता था तो वो क्या होती थी, गैर कानूनी होती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर 1898 में 2 पार्टीज बनाई जाती है, जिसमें से एक पार्टी मजदूरों के लिए बनेगी और एक पार्टी किसानों के लिए बनती है। 1898 में जो पार्टी बनती है उसका नाम होता है एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसका गठन किया जाता है, किसके लिए होता है, मजदूरों के लिए होता है। वर्कर्स है तो वर्कर्स कहाँ होंगे, ये मजदूर होंगे, शहरों में इसका गठन किया जाएगा।
और मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। इनकी पार्टी का एक अखबार निकलता था जिसने क्या किया था, इन सभी मजदूरों को संगठित करने का काम किया। इसके बाद 1900 में ही सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया, जिसका गठन किसानों के लिए किया गया था और इसका गठन गांव में हुआ था। ठीक है, सामंत होते थे, सामंतों के कब्जे वाली जमीन किसानों को दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सामंतों के कब्जे वाली जमीन किसको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। तो ये इस पार्टी का क्या था, मोटिव था। तो इस टाइम पीरियड तक दो पार्टीज देखने को मिलती है, 1898 में और 1900 में। एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसके अलावा 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया। 1898 में जो पार्टी बनाई गई थी वो बनी थी वर्कर्स वाली, मजदूरों के लिए, और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई गई थी किसानों के लिए। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टीज अपने हक के लिए लड़ाइयां लड़ रही थी। ठीक है, इसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। ठीक है, इसके बाद व्लादिमीर लेनिन आएंगे और ये व्लादिमीर लेनिन जो है ये भी दो पार्ट्स में, इनकी विचारधाराएं भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक, अब यहां पर आएगा बोल्शेविक क्या सोचते थे, इसके साथ साथ मेंशेविक क्या सोचते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल्शेविक जो थे वो सोचते थे कि क्वालिटी पीपल इसमें शामिल हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि जो भी इसमें आना चाहता है वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाए। इसमें वो लोग शामिल होने चाहिए जो सच में दिल से काम करना चाहते हैं। ऐसी विचारधारा बोल्शेविक की थी। लेकिन अगर हम मेंशेविक की बात करते हैं तो मेंशेविक ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कोई भी इसमें शामिल हो जाए। अब यहाँ पर रशिया में 1905 में क्रांति होगी, क्योंकि यहाँ पर अब तक आते आते मजदूरों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब थी। उनके वेजेस अच्छे नहीं थे। ठीक है, उनका बहुत बुरा हाल था, उनको रहने के लिए भी स्थान नहीं मिलता था। तो रशिया जो है मजदूरों के लिए 1904 में बहुत बुरा साबित होगा। इनके वास्तविक वेतन में 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इनको पहले भी बहुत कम सैलरीज मिलती थी, तो अब यहाँ पर आते आते इनका वेतन जो है वो 20% कम हो जाएगा। 1904 में जापान और रशिया युद्ध होगा और जापान क्या करेगा, इसमें जीत जाएगा, जिससे चीजों की कीमत जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी और महंगाई भी बढ़ने लगेगी। ये ऊपर मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रशिया की 1905 की क्रांति। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर 1904 में ही गठित की गई थी, अभी मैंने आपको बताया था 1898, इसके बाद मैंने आपको बताया था 1900। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1900 से लेकर 1905 से लेकर 1914 के आसपास का टाइम पीरियड हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रशिया की 1905 की क्रांति की बात की जाए तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर उन्होंने पार्टीज का गठन किया, वर्कर्स ने अपनी पार्टीज बनाई, किसानों ने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन यहाँ पर रिवॉल्यूशन कौन करने वाले हैं, मजदूर करने वाले हैं। और ये कब करेंगे, 1905 में। 1904 में यहाँ पर जापान और रशिया का युद्ध होगा, जिसमें जापान, छोटा सा जापान जीत जाएगा और रशिया हार जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये हार जाएंगे तो इनको बहुत ज्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से रशिया में गरीबी फैल जाएगी और महंगाई क्या होगी, बढ़ने लगेगी। उसका पूरा का पूरा असर मजदूरों पर देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1904 में ही गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को क्या किया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो इन्होंने अपनी क्या बना रखी थी, पार्टी बना रखी थी। तो फैक्ट्री के लोग क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, यहां से नौकरी से हटा देंगे। तो जब ये 4 लोगों को नौकरी से हटाएंगे, इसका परिणाम क्या होगा, इसके साथ साथ 1,10,000 मजदूर जो है सेंट पीटर्सबर्ग में क्या कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। अब जब ये आंदोलन करेंगे तो अपनी 3 कंडीशंस रखेंगे कि हमें हमारी जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ हमारे काम के जो घंटे हैं उसमें सुधार किया जाए, और मतलब उसको कम कर दिया जाए, और हमारी परिस्थितियों को क्या किया जाए, सुधारा जाए। ठीक है, तो आई होप यहां तक का समझ में आ रहा होगा। ये सारे मजदूर क्या हो गए, अब इकट्ठे हो गए। इनके मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया। 1,10,000 मजदूर इनके साथ में आ गए और इन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन करने के साथ साथ 3 जो शर्तें हैं इनके द्वारा रखी गई थी। एक ये थी कि इनकी वेजेस बढ़ाई जाए, काम के घंटे तय किए जाए, साथ साथ इनकी परिस्थितियों में सुधार किया जाए। यहाँ पर जो पादरी है, एक पादरी होंगे जिनका नाम होगा गेपोन। पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो है वो कहां पर चला जाएगा, विंटर पैलेस में। मैंने आपको बताया था विंटर पैलेस वही प्लेस है जहां पर इनका राजा जार रहता है। तो जार के महल के सामने ये सभी जाकर क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो जार है वो क्या करेगा, पुलिस और यहाँ पर कोरेक्स है, एक कोरेक्स के कहने पर मजदूरों पर फायर करा देगा। ठीक है, तो यहाँ का कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं राजा होगा, ये राजा टाइप का जिसकी चलती होगी, सैनिक होगा जिसकी यहाँ पर इसके कहने पर क्या होंगे, यहाँ पर गोलियां चला दी जाएंगी। तो इसमें ना 100 लोग मारे जाएंगे और 300 लोग क्या होंगे, घायल हो जाएंगे।
तो यही घटना किसके, और ये सारी की सारी घटना किस दिन हो रही है, संडे के दिन हो रही है। अब इन लोगों का तो कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि हमारे ऊपर गोलियां चला दी जाएंगी, तो सिर्फ अपनी मांग मनवाने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस कोरेक्स के कहने पर यहाँ पर क्या हो जाती है, मजदूरों पर फायर, बिल्कुल सरेआम फायर कर दिया जाता है और भगदड़ मच जाती है, जिसमें 100 लोग जो है उसी टाइम मारे जाते हैं और 300 लोग जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और ये पूरी की पूरी घटना कब हो रही है, संडे के दिन हो रही है, इसीलिए इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्लडी संडे की घटना कब होती है, 1905 में होती है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक का जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस घटना को क्या नाम दिया गया, ब्लडी संडे का नाम दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, 1905 की रूसी क्रांति को हम किसके नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1905 की क्रांति के बाद मतलब अब यहाँ पर सारा रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो इसके बाद में जितने इनके मजदूर मर जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। तो ये जो इनका राजा होता है जार, तो इसके मन में कहीं ना कहीं डर की भावना पैदा हो जाती है। तब तो इसके मन में डर की भावना पैदा होगी, तो लोगों को शांत करने के लिए ये क्या करेगा, ड्यूमा यानी कि एक टाइप की पार्लियामेंट का गठन कर देगा, जिसको ये किस नाम से जानते हैं, ड्यूमा के नाम से जानते हैं। तो 1905 की क्रांति के बाद जार ने क्या किया, इनके लिए एक ड्यूमा गठित करने की क्या दे दी, इनको अनुमति दे दी। अब यहाँ पर इसने जो ड्यूमा है इसको गठित करने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन 75 डेज में ही इसने ड्यूमा को खत्म कर दिया। फर्स्ट 75 डेज में ही क्या होगा, ड्यूमा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक ड्यूमा बनेगी, पुनर्निर्वाचित ड्यूमा जो है, इसको फिर ये क्या करेगा, 3 महीने में बर्खास्त, इसको भी बर्खास्त कर देगा। तो ऐसे करके ये 3 ड्यूमास बनाएगा। इसके बाद तीसरी ड्यूमा बनाएगा और उसमें सारे के सारे अपने जैसे रूढ़िवादी लोगों, रूढ़िवादी राजनेताओं को भर लेगा। तो ये जो रूढ़िवादी राजनेता, ये कहीं ना कहीं इसी की फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है वो इसी से मिलती जुलती थी, जो किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। तो थर्ड ड्यूमा जो है ये किससे भरी हुई है, रूढ़िवादी राजनेताओं से भरी हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने क्या किया, ड्यूमा का गठन करने की अनुमति दी। फर्स्ट ड्यूमा 75 डेज में खत्म हो जाएगी। सेकंड ड्यूमा जो बनाएगा वो 3 मंथ्स में खत्म होगी। थर्ड ड्यूमा में किसको भर लेगा, अपने जैसे रूढ़िवादियों को भर लेगा। ठीक है, और ये सारी की सारी घटनाएं किसके बाद होती है, 1905 के ब्लडी संडे की घटना के बाद में होती है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक का समझ में आया होगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब यहाँ जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, वर्ल्ड वॉर जो है ये मेन रीजन बनेगा रशिया की जो मेन क्रांति होगी 1917 वाली उसका। ठीक है, इसके बाद तो वैसे भी आधुनिक रशिया की शुरुआत हो जाएगी, स्टालिन उसका नेतृत्व करेगा। यहां से आपका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो ये यूरोप था ये 2 खेमों में बट गया था। पहले खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और सेकंड जो खेमा है उसकी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। ठीक है, तो पहले एक साइड में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, दूसरी तरफ में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। बाद में रशिया की जगह पर अमेरिका भी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसमें यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसमें पहले पार्ट्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तुर्की है, और दूसरे पार्ट्स में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया है। अब यहाँ पर रशिया जो है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल तो है, लेकिन यहाँ पर रशिया जो है इसका बहुत ज्यादा लॉस भी होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, लास्ट तक आते आते हारने लगेंगे। 1917 तक रशिया यहाँ पर पार्टिसिपेंट के रूप में रहेगा, लेकिन 1917 में इसकी कंडीशंस जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और ये पीछे हटता जाएगा। अब यहाँ पर फ्रांस भी इसमें शामिल था, लेकिन इसके इतने ज्यादा सैनिक नहीं मारे गए, क्योंकि फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा थोड़े स्मार्ट टाइप के थे। उन्होंने क्या किया, जो बंकर्स है, बंकर्स बनाकर उसमें लड़ाई किया करते थे। लेकिन रशिया के लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस हो गया, इनके बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए। इससे क्या होगा, इनका जो भी सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो भी खराब होने लगेगा। और 1917 में यहाँ से रूस हट जाएगा। रूस के राजा जार के विरुद्ध क्या करेंगी, जो अब यहाँ पर अब मान लीजिए कहीं पर युद्ध हो रहा है, युद्ध होगा तो वहां की जो जनता है वो परेशान होती है सबसे ज्यादा। तो ऐसा ही रशिया में भी देखने को मिला। रशिया के राजा से लोग क्या करने लगे, वहां की जो आम जनता है वो चिढ़ने लगी थी। इसके साथ साथ ये लोग जो है जर्मनी से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, और जो रूस का राजा है जार, उसके विरुद्ध अब क्या हो जाएगी, जर्मन की जो जनता है, सॉरी जो रूस की जनता है, रूस के राजा जार के क्या हो गई है, खिलाफ हो गई है। तथा इनके बीच में क्या पैदा हो जाएगी, जर्मन विरोधी भावना जो है इनके मन में इकट्ठी होती जाएगी। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया, पेट्रोग्राद कर दिया। ठीक है, तो पेट्रोग्राद किसका नाम किया गया,
रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया गया। रूस के बहुत सारे सैनिक मारे गए। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय मिली थी। ठीक है, इसके बाद 1917 तक, अब यहाँ पर आते आते इनके 70 लाख लोग क्या हो चुके थे, मारे जा चुके थे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 लाख घर जो है वो क्या हो गए, सुने हो गए। अब यहाँ पर 70 लाख जनसंख्या तो वैसे ही बढ़ चुकी थी, सैनिक कितने ज्यादा क्या थे, फ्रस्ट्रेशन में आए हुए थे। तो जैसे ही अपने घरों की तरफ आने लगेंगे तो सेना क्या करेगी, पीछे से आते आते सब चीजों को खत्म करती आएगी। उससे वहां की जो फसलें हैं, जो भी खाने पीने का सामान था, वो सब क्या हो गया, खत्म होता जाएगा। तो अपने ही जो एरिया है उनको भी ये खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ताकि पीछे जो दूसरी सेनाएं हैं वो वहां पर निवास न कर सके। तो रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वहां के जो निवास स्थान है उसको खत्म कर दिया, जिससे वहां पर रहने वाले 30 लाख लोग क्या हो गए, शरणार्थी हो गए। 70 लाख घर तो पहले ही सूने हो चुके थे, उसके बाद में 30 लाख लोग क्या हो जाएंगे, शरणार्थी हो जाएंगे। तो इसके बाद जो निकोलस है, अब यहाँ पर निकोलस की पत्नी है अलेक्जेंड्रा, और इसका जो एडवाइजर है उसका नाम है रेस्पुतिन। ये दोनों भी कहीं ना कहीं जर्मन से, इसकी पत्नी जो थी अलेक्जेंड्रा वो क्या थी, जर्मन से बिलोंग करती थी, जर्मनी की रहने वाली थी। साथ साथ इसका एक एडवाइजर था, मतलब टाइप ऑफ, ये ना बहुत ज्यादा जादू टोने में विश्वास करती थी, तो इसका एक एडवाइजर था जो इसको बात बात पर सलाह देता रहता था, रेस्पुतिन। ये भी क्या था, जर्मन था। तो रशिया के लोग इससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। युद्ध के बाद जो वर्कशॉप्स है वो भी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा कारण जर्मनी से चिढ़ना, इसकी पत्नी से चिढ़ना। युद्ध के बाद वर्कशॉप्स खत्म हो जाएगी, काम खत्म हो जाएंगे। जो बैल्टिक सागर है जहां से ये क्या क्या करते थे, अपने सामान का आयात निर्यात किया करते थे, तो उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब बाल्टिक सागर पर किसका अधिकार हो जाएगा, यहाँ पर जर्मनी का अधिकार हो जाएगा, जिससे ये अपना औद्योगिक सामान जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी, भूखमरी, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। 1916 तक रेलवे लाइन भी जो है वो क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी, मजदूरों में कमी आ जाएगी, रोटी की किल्लत होने लगेगी, यहाँ तक कि इनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। 1917 में इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी वहां पर, जिसकी वजह से जो फसलें थी वो भी बर्बाद हो जाएंगी और पूरी तरीके से यहाँ पर भूखमरी फैल जाएगी। 1917 में राजधानी पेट्रोग्राड में क्या होगा, बहुत ज्यादा खराब स्थितियां पैदा हो जाएगी। और ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर ना एक नदी थी जिसका नाम था नेवा नदी। नेवा नदी जो थी ना, इस तरीके से नदी थी, इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करते हैं तो राइट साइड में इसके गरीब लोग रहा करते थे और लेफ्ट साइड में अमीर लोग रहते थे। तो पूरी की पूरी जनता 1917 के आसपास क्या है, बहुत ज्यादा परेशान है। राजधानी में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, नेवा नदी के राइट साइड में कौन रहते हैं, गरीब लोग, और लेफ्ट साइड में कौन रहते थे, अमीर लोग रहते थे। यहाँ पर मजदूरों के लिए क्वार्टर कारखाने जो है वो राइट साइड में थे, जो फैशनेबल एरिया था, सरकारी इमारतें थी, वो सब कहाँ थी, नेवा नदी के लेफ्ट साइड में थी। इसके बाद 22 फरवरी को ये सब क्या करेंगे, राइट तट पर फैक्ट्री में क्या हो जाएगी, तालाबंदी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब ये 1970 तक आते आते मैंने आपको बताया कि इनकी जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। अब ये सभी क्या है, मजदूर, किसान, सभी बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों की देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी फैक्ट्रीज जो है वो खत्म होने लगेगी, इनकी आय जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, औद्योगिक सेक्टर जो है वो ठप होने लगेगी। तो 22 जनवरी को जो नेवा नदी है इसके राइट तट पर, क्योंकि राइट तट पर मैंने आपको बताया कौन रहते थे, मजदूर वर्ग रहा करता था। तो 22 फरवरी को राइट तट पर फैक्ट्री में क्या कर दी गई, तालाबंदी कर दी गई, यानी कि एक फैक्ट्री बंद कर दी। इस फैक्ट्री के बंद होने के साथ साथ 50 फैक्ट्रियां जो है वो भी क्या कर देंगे, मजदूर बंद करवा देंगे। ठीक है, तो काम पर नहीं जाएंगे। और ये सब कौन कर रहा है, महिलाएं कर रही है। इनकी लीडरशिप कौन कर रही है, महिलाएं कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं ये युद्ध में झोंके हुए थे। इनके परिवार जो है वो कहीं ना कहीं 70 लाख लोग मारे गए थे। तो अब ये महिलाएं क्या होगी, लीडरशिप पे आ जाएगी। तो इसमें जो इसका नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, 22 फरवरी को महिलाएं कर रही है। तो 22 फरवरी को सबसे पहली बार इन्होंने क्या बनाया, इंटरनेशनल वुमेन डे बनाते हैं हम 22 फरवरी को। इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि 22 फरवरी को यहाँ पर महिलाओं के द्वारा क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। इसके बाद 24 से 25 फरवरी को एक जगह प्रदर्शन होगा। इसके बाद 25 फरवरी को ड्यूमा को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। अब सरकार जो है इनसे डरी हुई है, जो जार है वो क्या हुआ है, इनसे डरा हुआ है। ठीक है, इनसे डर के कारण उसके बाद में कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाएगा, तो वो क्या कर देगा, इस ड्यूमा को भी खत्म करा देगा। जैसे ही वो ड्यूमा को खत्म कराएगा तो इनके यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं बात जाएगी कि राजा ने जो ड्यूमा को खत्म किया है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। तो अब ये ड्यूमा को जैसे बर्खास्त करेगा तो सभी
सभी लोग जो है राजा के खिलाफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ ड्यूमा से जो बाहर निकाले गए लोग हैं वो भी राजा के खिलाफ होंगे। अब ये ड्यूमा से निकले हुए लोग किनके साथ जाकर मिल जाएंगे? क्रांतिकारी मजदूरों के साथ में जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये सभी क्या हो गए? इकट्ठे हो गए हैं और राजा के खिलाफ खड़े हैं। 27 फरवरी को ये सब क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन पर हमला कर देंगे और वहां से जितने भी हथियार होंगे उनकी चोरी कर लेंगे। और जब ये इकट्ठे हो गए तो ये लोगों ने इसको क्या नाम दिया? सोवियत का नाम दिया। ये अपना जो भी इकट्ठा होकर बनाएंगे उसे किसका नाम देंगे? सोवियत का नाम देंगे। इन सभी डर से जो निकोलस है वो मार्च में क्या करेगा? 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ देगा। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने अंतरिम सरकार का क्या कर लिया? यहां पर गठन कर लिया। लेकिन मैंने आपको बताया ड्यूमा में भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग शामिल थे जो किससे बिलोंग करते थे? अमीर कैटेगरी के लोग थे, ये भी रिच पावर वाले लोग थे। 1917 में जो अब यहाँ पर कौन आएंगे? बोल्शेविक मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर बताया था बोल्शेविक और मेनशेविक होंगे। तो व्लादिमीर लेनिन जो है उसके लोग कौन है? बोल्शेविक है। लेनिन क्या इनका हेड है। ठीक है, सोवियत को सत्ता अपने इस जो लेनिन है, लेनिन क्या कहेगा कि जो ये सोवियत और ड्यूमा है ये कहीं ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, अपना काम सही से नहीं कर रहे। ये सारी बातें सुनकर सोवियत और ड्यूमा जो है ये आपस में मतलब जो लेनिन है इसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। तो बोल्शेविक को और लेनिन को कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। और सोवियत और इन्होंने क्या कहा कि जो सोवियत है उनको क्या करना पड़ेगा? जो सत्ता है अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और ड्यूमा को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए और युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा लेनिन के द्वारा कहा गया। लेनिन ने कहा कि सारी जमीन जो है वो किसके हाथ में कर दी जाए? किसानों के हाथ में कर दी जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। सत्ता किसके हाथ में आ जाए? सोवियत के हाथ में आ जाए। यानी कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे जिन्होंने क्रांति की थी उन सबके हाथों में आ जाए। तो ये 3 मांगे लिखी गई थी किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। और ये तीनों ही मांगे कौन से महीने में की गई है? अप्रैल मंथ में की गई है। तो जब ये तीनों मांगे अप्रैल मंथ में की जाएगी तो इसे किसका नाम दिया गया? अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल थीसिस आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी किसके द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर जो बोल्शेविक पार्टी होगी ये अपना नाम बदलकर क्या कर लेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं। 500 सोवियत में रूसी कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। बोल्शेविकों ने क्या कहा कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, इसलिए बोल्शेविकों के खिलाफ क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट हो जाएगी। इसके बाद 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या कर दिया? राजी कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। तो इसका नाम क्या है? ट्रोट्स्की। ठीक है, किसके नेतृत्व में इसका उसका सेना का गठन होता है? ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक सेना बना ली जाती है जो क्या कहती है कि हम क्या करेंगे? सत्ता पर अधिकार करेंगे और जो ड्यूमा के जो रिच लोग थे उनको यहां से उखाड़ फेंकेंगे। 24 अक्टूबर को ये लोग क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। सरकार ने बोल्शेविकों के अखबारों को बंद कर दिया, टेलीफोन्स बंद कर दिए, टेलीग्राफ बंद कर दिए, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होगा। बाद में क्रांतिकारी समिति जो है वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अपना अधिकार कर लेगी, कब्जा कर लेगी, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और औरोरा शिप से विंटर पैलेस पर बमबारी कर दी जाएगी। शाम तक पूरा का पूरा शासन जो है वो क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाएगा। इसके बाद पेट्रोग्राड में अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक होगी। दिसंबर तक पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो बोल्शेविकों के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये आपकी थी 1917 तक की रूसी क्रांति। ये थी रूसी क्रांति। इसके बाद यहां पर स्टालिन का शासन देखने को मिलेगा। स्टालिन जो है वो क्या कहा जाता है? आधुनिक रूस का मतलब निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यही तक ही पढ़ना था जितना मैंने बताया है। आई नो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और थोड़ी सी पजलिंग भी है, टफ भी है, बट आप इसको एक दो बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जितना पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेना और साथ साथ अपने ये जो नोट्स है इनको पढ़ते जाना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।